हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। आप लोगों को हमारे द्वारा पढ़ाया गया जो भी सेशन है, आपकी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आप लोगों को समझ में भी आ रही होगी। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। आप लोगों की अभी भी कोई ऐसी डेट नहीं आई है कि आप लोगों का एग्ज़ाम आगे पोस्टपोन किया गया है, नहीं किया गया। इसीलिए आप अपनी सिर्फ अभी तक 18 तारीख को ही मानकर इसकी तैयारी कीजिएगा। पोस्टपोन हो जाएगा तो और भी अच्छे से तैयारी हो जाएगी आप लोगों की। और जिन लोगों का रीट का एग्ज़ाम था उन लोगों का भी आगे पहुंच चुका है उसकी डेट, इसलिए उसके लिए भी आप आराम से तैयारी कीजिएगा। ठीक है, अब हम अपना नया स्टार्ट करते हैं। आज सब्जेक्ट है हमारा साइंस। इसमें आप लोगों का जो जनरल साइंस है, साइंस वाला सब्जेक्ट भी आएगा। इसमें कुछ विज्ञान के क्वेश्चन भी आते हैं, ज़्यादातर ज्योग्राफी से आप लोगों के ज़्यादातर बायोलॉजी के क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले ठीक है, अब आपको ये तो पता होगा कि सबसे पहले पोषण क्या होता है। पोषण का मतलब होता है न्यूट्रिशन। पोषण होते हैं कि व्यक्ति को बढ़ोतरी के लिए, आप लोगों की वृद्धि के लिए कुछ ऐसी होते हैं जैसे विटामिन होते हैं, खनिज होते हैं, जल होते हैं। ये सारी चीज़ें आपके पोषण में आते हैं, नियंत्रण करते हैं। आपको कुछ ऊर्जा वाले काम भी होते हैं, कुछ आपकी बॉडी को वृद्धि प्रदान करते हैं, कुछ आनुवंशिक नियंत्रण भी होते हैं। तो इसी तरीके से सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपनी। ठीक है, अब हम आप आपको बात कर रहे हैं सबसे पहले कि हमें उसमें क्या देते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो ऊर्जा उत्पादन करते हैं, यानी कि हमें अपनी बॉडी को, शरीर को ऊर्जा उत्पादन का कार्य कौन करता है। अगर ऊर्जा उत्पादन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका आता है कार्बोहाइड्रेट। एक होता है आपको कार्बोहाइड्रेट और एक होता है आपको वसा। ये आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। दूसरा, अगर आपसे पूछेगा कि आपकी वृद्धि नियंत्रण कौन करता है, यानी कि आपके शरीर को वृद्धि प्रदान कौन करता है, तो उसके लिए पूछा जाता है प्रोटीन। क्योंकि ऐसे आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रोटीन का कार्य क्या होता है, क्या वो हमें सिर्फ ऊर्जा प्रदान करता है या फिर हमें वृद्धि में सहायक होता है। तीसरा होता है आपका आनुवांशिकी। तीसरा होता है आपका आनुवांशिकी नियंत्रण का कार्य कौन करता है। ये दोनों कार्य किसके लिए काम करते हैं, डीएनए और आरएनए। ये दोनों ही इसी के लिए कार्य करते हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन की खोज किसने की थी, अगर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा कि विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन की खोज की थी किसने, फंक ने। ठीक है, इतना आपकी समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले क्या होता है कि ऊर्जा उत्पादन का कार्य कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है, वसा करता है। साथ में आपसे ये भी पूछ सकता है कि अगर आपसे पूछ लेगा कि उपापचय नियंत्रण कौन करता है। उपापचय नियंत्रण करते हैं आपके विटामिन्स, विटामिन्स करते हैं, उसके बाद खनिज करता है और फिर उसके बाद आपके जल होते हैं। ये आपके उपापचय नियंत्रण का कार्य करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने विटामिन के बारे में। ठीक है, अब हम आपसे बात करते हैं विटामिन। विटामिन क्या होते हैं कि कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो आपके जल में घुलनशील होते हैं। ये आपके विटामिन होते हैं जल में घुलनशील, और कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील आपके कौन होते हैं, विटामिन बी और सी। और वसा में घुलनशील होते हैं ए, डी, ई और के। आपसे पूछ सकता है कि जल में घुलनशील कौन से होते हैं और वसा में घुलनशील कौन से होते हैं। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विटामिन जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, ये दो प्रकार के आपके विटामिन होते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम आपसे पूछेगा, उसका नाम होता है क्या, रेटिनोल। और इससे कौन सी बीमारी होती है, रतौंधी। दूसरा आपसे पूछेगा विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन।
और इससे बीमारी कौन सी होती है? बेरी बेरी। इनको याद जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद तीसरा होता है आपसे विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक। और इससे बीमारी कौन सी होती है? स्कर्विक। दांतों और मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता है इसमें। ठीक है। विटामिन अब होता है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। इसका नाम है कैल्सीफेरोल। और ये इससे बीमारी कौन सी होती है? रिकेटस। आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होती है या फिर टेढ़ी मेढ़ी आपकी हड्डियाँ हो जाती हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन ई। ई का मतलब, ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टेकोफेरोल। और अगर आपसे पूछे कि इससे बीमारी क्या होती है? इससे बीमारी होती है नपुंसकता, यानी कि इससे बांझपन, ये सारी चीज़ें इसकी बीमारी से हो जाते हैं अगर ये ना हो। ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन के की। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। और इससे कौन सी बीमारी हो जाती है? रक्त का थक्का। इससे रक्त का थक्का नहीं बन पाता इसकी कमी से। ठीक है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनके स्रोत क्या होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं विटामिन ए की। ठीक है। अब हम बात करते हैं विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम आपको पता चल गया। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। अब इसके बारे में बात करते हैं कि ये कौन कौन से स्रोत होते हैं। इसके स्रोत होते हैं गाजर, आम, पपीता, मांस, अंडा, दूध। ये इसके रासायनिक, यानी कि ये इसके स्रोत होते हैं जिसे आप विटामिन ए की कमी को दूर कर सकते हैं। ठीक है। अब हम दूसरे विटामिन की बात करते हैं। ये ऐसे विटामिन हैं जिनसे आपसे ज़्यादा से ज़्यादा आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम बात करते हैं अपने विटामिन डी की। विटामिन डी क्या है? इसका रासायनिक नाम आपको यहाँ पे भी पता होना चाहिए। उसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। और ये किससे बीमारी कौन सी होती है? रिकेटस। और इसके स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। इसलिए आपसे पूछ सकता है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? मछली का यकृत। ये इसमें कौन कौन से विटामिन होते हैं? मांस, दूध और अंडा। इनमें से आपके ये होते हैं क्या? विटामिन्स होते हैं। और इनके द्वारा हम विटामिन डी की पूर्ति कर सकते हैं। यानी कि हमें अगर विटामिन डी की कमी है तो हम इनके माध्यम से विटामिन डी पूरा कर सकते हैं। इससे रिकेटस हो जाता है या एस्टियोमोनेरिया भी हो जाता है। ये इससे क्या होता है? कमी हो जाती है, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती है, तिरछी हो जाती है या फिर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। और इस यही ऐसा विटामिन है जिसे हॉर्मोन्स भी कहा जाता है। और सूर्य के प्रकाश से ये डायरेक्ट हमारी बॉडी के अंदर नहीं बल्कि हमारे शरीर यानी कि त्वचा से मिलता है, त्वचा से जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका विटामिन क्या होगा? उसके बाद है आपका विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हुआ? टेकोफेरोल। इसकी कमी से हो जाता है बांझपन या नपुंसकता। ये इससे बीमारी हो जाती है। कौन से? विटामिन ई की कमी से बीमारी होती है और इसका रासायनिक नाम है क्या है? टेकोफेरोल। ये इसका रासायनिक नाम है। और इसके स्रोत भी आपसे पूछ सकता है बहुत बार। इसके स्रोत होते हैं वसा, तेल, सब्जियां, टमाटर, अंडा और मछली। ये इसके स्रोत होते हैं जिनके द्वारा आप विटामिन ई की पूर्ति कर सकते हैं। या फिर अगर आपसे कमी है विटामिन ए की तो उसके आप इन माध्यम से क्या कर सकते हैं? विटामिन ए को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद ये क्या करेगा? अगर इसकी विशेषता क्या होती है कि ये सभी शरीर में अच्छा होता है या फिर इसकी कोई कमी नहीं होती, तो इसके लिए क्या होता है? ब्यूटी हार्मोन्स भी इसे कहा जाता है। इसे कहा जाता है ब्यूटी हार्मोन्स। और इसी को ही कहा जाता है प्रजनन हार्मोन्स, प्रजनन विटामिन्स।
ये हार्मोन्स नहीं होता है बेटी, विटामिन होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन की बात करते हैं, विटामिन के। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। ये इसका क्या होता है? ये इसका रासायनिक नाम होता है। और अगर इससे पूछे कि इससे क्या हो जाता है, इससे रक्त का थक्का, इससे क्या हो जाता है? इससे रक्त का थक्का नहीं बन पाता। अगर विटामिन की कमी हो जाती है, कौन से विटामिन के की कमी हो जाती है, उसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, और इससे रक्त का थक्का नहीं बन पाता इसकी कमी से। और इसके स्रोत अगर आपसे पूछेगा कि इसके स्रोत क्या है, दूध, मटर, सेब, मांस और मछली, और इसे कहा जाता है थक्का बनाने वाला विटामिन, इसको कहा जाता है। ठीक है, उसके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, अगर आपसे पूछेगा यहाँ से कि रक्त का थक्का, ठीक है, अगर आपसे पूछ रहा है कि रक्त का थक्का जमाने वाला प्रोटीन, अगर आपसे पूछेगा कि रक्त का थक्का जमाने वाला प्रोटीन कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है आपका कौन सा, फाइब्रिनोजेन, और दूसरा आपका है फाइब्रिन। इस तरीके से अगर आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शंस या फिर इनमें से कौन सा कथन सत्य है कि ये दोनों जो आपके फाइब्रिनोजोन या फाइब्रिन, ऐसे ये दोनों किस लिए काम आते हैं, या फिर ये क्या है, विटामिन है, मिनरल्स है, खनिज लवण है, तो ये दोनों प्रोटीन है और आपके थक्का जमाने वाले प्रोटीन कहा जाता है इनको। ठीक है, इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि कौन सा प्रोटीन है, किससे थक्का जमता है। ठीक है, अब आपसे कुछ ज़्यादा अगर डीप आपसे क्वेश्चन पूछेगा, या जो लोग साइंस के भी है उनसे भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अब अपने विटामिन की, जो आपका क्या है, जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील आपका कौन सा है, विटामिन बी। ये है आपका विटामिन बी, इसका रासायनिक नाम है थायमीन, और इससे बीमारी कौन सी होती है, बेरी बेरी। अब आपसे पूछेगा विटामिन बी 2, इसका रासायनिक नाम क्या है, आपको वो ही बताए जाएंगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइबोफ्लोविन, और इसे कौन सी बीमारी होती है, होठों का फटना, या त्वचा पे कोई भी एलर्जी हो जाती है, सूखापन आ जाता है, वो आपके विटामिन बी 2 के कारण होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं विटामिन बी 3 की, इसका नाम है नियासिन। ये भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम क्या है, उसका रासायनिक नाम है बी 3। अब बी 3 से क्या होता है, इससे हो जाता है आपसे पेलाग्रा रोग, इसलिए पूछा गया क्वेश्चन है कि पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। पेलाग्रा रोग है आपका विटामिन बी 3 की कमी से, और इसका रासायनिक नाम क्या है, नियासिन। अब आपसे पूछेगा बी 6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन, इसकी कमी से हो जाता है एनीमिया रोग। अब आपसे पूछेगा बी 12 का रासायनिक नाम है साइनोकॉब्लिन, इसके वो क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, और एनीमिया कौन सा होता है, बहुत घातक हो जाता है इससे, इसलिए कहा जाता है कि घातक एनीमिया हो जाता है इससे। ठीक है, इतना आपके समझ में आ गया होगा विटामिन बी 1 का क्या है, बी 2 का क्या है, बी 3 क्या है, बी 6 क्या है, और बी 12 क्या है। इनके रासायनिक नाम आपको बता दिए, इनसे कमी से होने वाले आपको क्या बता दिए, बीमार रोग भी बता दिए कि इनकी कमी से रोग हो जाते हैं।
ठीक है, अब हम आपसे बात कर क्या करते हैं, अब हम आपसे दूसरा टॉपिक क्या उठाते हैं, आपसे ये उठाएंगे हम आपको कार्बोहाइड्रेट जो आपको एनर्जी प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा ये दोनों ऐसे होते हैं जो आपको एनर्जी प्रदान करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट एक तरह की शर्करा होती है, मीठा होता है। दूसरा क्या होता है, इसे ही मिठास भी कहा जाता है। ठीक है, दैनिक जीवन में भी आप बहुत ज़्यादा मीठा भी खाते होंगे तो वो भी आपको क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसके कुछ स्रोत भी होते हैं आपके यहाँ पे, जैसे मक्का, चावल, आलू, मीठे फल, शहद, दूध, कुछ सब्जियां भी होती हैं, इनमें भी क्या होता है, मीठा होता है। आपके आलू में भी मीठा होता है, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। इसलिए कहा जाता है कि तुरंत एनर्जी दे प्रदान करने वाले में आलू सबसे उत्तम होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है और ये बहुत जल्दी एनर्जी प्रदान करता है। और इससे क्या हो जाता है, अगर इसकी अधिकता हो जाती है, कुछ लोग इसका अधिक से अधिक ज़्यादा सेवन करते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, वजन बढ़ जाएगा, मोटापा हो जाएगा, साथ में आपको डायबिटीज़ या फिर मधुमेह जैसी भयंकर बीमारी भी हो सकती है। ठीक है, कुछ लोग कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, उससे भी क्या हो जाती है। इसलिए क्या कहते हैं कि कुछ चीज़ें बीच वाली खानी चाहिए, यानी कि ना ज़्यादा खाना चाहिए ना ज़्यादा कम। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, वज़न आपका घटने लगेगा, जो आपकी प्रतिरक्षा तंत्र है वो आपका कमज़ोर पड़ जाएगा इसकी कमी से। जो लोग नहीं जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना चाहिए, ना के बराबर खाना चाहिए, उन लोगों के लिए ये बात है कि अगर वो नहीं खाएंगे तो फिर उनकी प्रतिरक्षा तंत्र भी क्या हो जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब हम आपसे बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपसे बहुत सारे इस तरीके से छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछ लेगा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट आपके 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, मोनो सेकेराइड, दूसरा होता है डाई सेकेराइड और तीसरा होता है पॉली सेकेराइड। अगर आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपसे दे सकता है, पूछेगा ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है या गैलेक्टोज है, माल्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, आपको नहीं पता कि इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि इनमें से मोनोसेकेराइड कौन सा है, डाईसेकेराइड कौन सा है, ये डाई है आपका, डाईसेकेराइड कौन सा है और पॉलीसेकेराइड कौन सा है। अगर आपसे पूछ रहा है क्या ग्लूकोज, साथ में फ्रक्टोज, तो ये आपके क्या है, ये है आपके मोनोसेकेराइड। इसके साथ अगर आपसे पूछेगा डाईसेकेराइड में क्या होता है, लैक्टोज, क्योंकि ये क्या होते हैं, दो चीज़ों से बने हुए होते हैं। इसमें होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज होते हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछेगा सुक्रोज, फिर उसके बाद पूछेगा माल्टोज, ये तीनों आपको डाईसेकेराइड होंगे। अगर आपसे पूछ रहा है पोलोसेकेराइड, इसका मतलब है यहाँ पे आपसे पूछ रहा है सेलुलोज, साथ में स्टार्च, उसके बाद है ग्लाइकोज। ये आपके 3 अलग अलग प्रकार के आपके कार्बोहाइड्रेट है जो आपको तुरंत एनर्जी पे प्रदान करते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए 3 प्रकार से होते हैं। 3 प्रकार में मोनोसेकेराइड क्या होता है, डाईसेकेराइड क्या होता है और पॉलीसेकेराइड क्या होता है। इनके बारे में भी पता होना चाहिए कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज कौन से प्रकार का है और ये कौन से प्रकार का है। ठीक है, अगर अब आपकी बात की जाए कि जो आपका लैक्टोस है, लैक्टोस आप लोगों ने बहुत बार क्वेश्चन में पढ़ा होगा कि लैक्टोस क्या होता है। लैक्टोज क्या पाया जाता है, आपके दूध में पाया जाता है। दूध में जो मीठापन होता है उसी में क्या होता है, उसी में आपका लैक्टोज पाया जाता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा कि दूध को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम काम करता है, तो रेनिन होता है। जो आपके 8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको दूध को पचाने में बहुत मुश्किल काम होता है, इसलिए उसे पचाने के लिए एक एंजाइम्स होता है, उसका नाम होता है रेनिन। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया कि रेनिन क्या होता है, दूध को पचाने के लिए काम करता है बच्चों के लिए। ठीक है, अब आपसे देखा होगा कि दूध में बहुत सारी चीज़ होती है। दूध में खनिज होता है, प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जल होते हैं। अगर आपसे एक ही बात की जाए कि दूध के बारे में बताइए, तो दूध क्या होता है। अगर आपसे दूध के बारे में पूछ रहा है और यहाँ पूछ रहा है कि दूध के बारे में क्या क्या हो सकता है, दूध के बारे में यहाँ पे पढ़िए कि ये क्या होता है, इसमें खनिज होता है, कितना 0.7% होता है।
उसके बाद आपसे बात करेगा प्रोटीन होता है, प्रोटीन कितना होता है 3.3 होता है इसमें। उसके बाद होता है आपके पास वसा, वसा कितनी होती है 3.4%। उसके बाद होती है इसमें कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कितनी होती है 4.9%। उसके बाद अगर आपसे बात कर रहा है जल, जल कितना होता है, जल सबसे ज़्यादा होता है 87 पॉइंट, इसलिए इसे लिख लीजिएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा दूध में जल की मात्रा होती है। और अगर इसमें पूछेगा कि दूध का कड़वाहटपन किसके कारण होता है, तो वो होता है कैरोटीन के कारण। दूध में खट्टापन किसकी वजह से होता है, खट्टापन, ये खट्टापन होता है लैक्टिक एसिड की वजह से। अगर आपसे पूछे दूध में मीठापन किसकी वजह से होता है, मीठापन होता है लैक्टोज की कमी, लैक्टोज के कारण। और अगर आपसे पूछ रहा है इसका पीला रंग किसकी वजह से होता है, पीला रंग, पीला रंग होता है आपका कैरोटीन की वजह से, कैरोटीन की वजह से और फास्फोरस के कारण। और अगर आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, अगर आपसे पूछना है दूध का सफ़ेद रंग, तो वो किसकी वजह होता है, ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है कैसीन, कैसीन के कारण होता है। अब आप देखिए कि दूध में कितने प्रकार, क्या क्या होता है दूध में। दूध में प्रोटीन होता है, दूध में वसा होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, जल होता है, कड़वापन कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन, खट्टापन आपका लैक्टिक के द्वारा होता है, मीठा आपका लैक्टोज के कारण होता है, और खनिज यानी कि पीला रंग किसके कारण होता है, कैरोटीन, और फिर फास्फोरस सफ़ेद होता है आपका कैसीन, इसके द्वारा होता है। ठीक है, इतना आपको दूध के बारे में समझ आ गया होगा। दूध के बारे में इतना सब कुछ आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर हम उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम उसके बाद किसकी बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं सुक्रोज की। सुक्रोज आपसे पूछेगा कहाँ पे पाया जाता है, सुक्रोज होता है आपका गन्ना, चुकंदर, इसमें आपके सुक्रोज पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी आपके क्या होते हैं, ये दो प्रकार से आपको मिल सकते हैं, एक सिरके में भी मिलता है, दूसरा रूप एक होता है आपका एल्कोहल, ये भी इसी के द्वारा बनाए जाते हैं। अब आप इसमें भी देखिए कि इसमें दो प्रकार के क्या होते हैं, सिरका बनता है आपका एसेटो बैक्टर जीवाणु से, और आपका एल्कोहल अगर आपसे पूछ भी लेगा कि एल्कोहल किसके द्वारा बनेगा, तो वो बनेगा सेकेरोमाइसिन ईस्ट से। अगर आप सिरके को, अगर आप क्या करेंगे, गन्ने के रस को लाकर फ्रिज में या फिर रख देंगे, 1 से 2 दिन तक उसमें रख देंगे, तो आपको उसमें अल्कोहल जैसी स्मेल आने लगेगी, और कुछ दिनों के लिए रखेंगे तो वो आपको नशा भी कर सकता है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद माल्टोज, सुक्रोज, इनके बारे में भी आपको बताएंगे, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लूकोज, इनके बारे में भी आपको थोड़ी थोड़ी सी डिटेल भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप साइंस का इतना हिस्सा पढ़िएगा, ये आपको बहुत पढ़ा दिया, आप लोगों के लिए पहली क्लास है साइंस की, इसलिए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा।